इस 2 दिन की यात्रा के बाद न सिर्फ एशिया लेकिन पूरा विश्व बारीकी से पोस्टमार्टम करेगा। कोई तराजू लेकर के बैठेंगे, क्या खोया क्या पाया। लेकिन अगर एक वाक्य में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा कि लोग सोचते थे कि हम पास पास है, लेकिन अब दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पास पास भी हैं, साथ साथ भी है। मेरा बांग्लादेश के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, और इमोशनल अटैचमेंट ये है कि मेरे जीवन में और राजनीतिक जीवन में हम लोगों को जिनका मार्गदर्शन मिला, जिनकी उंगली पकड़ के चलने का हमें सौभाग्य मिला, वे भारत मां के सपूत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज बांग्लादेश ने विशेष सम्मान दिया। और सम्मान मिला एक मुक्ति योद्धा राष्ट्रपति जी के हाथों से। सम्मान मिला बंगबंधु की बेटी की उपस्थिति में, और सम्मान लेने का सौभाग्य उस व्यक्ति के पास था जिसने युवानी में कभी राजनीति से जिसका कोई लेना देना नहीं था। मैं वो इंसान हूं, बहुत देर से राजनीति में आया हूं, करीब करीब 90 के आसपास, लेकिन मुझे अपने जीवन में सबसे पहला कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। मैं युवा था, युवा सहज गतिविधियों से जुड़ा था, लेकिन उस समय अखबारों में पढ़ते थे बांग्लादेश के लड़ाई के संबंध में, मुक्ति योद्धाओं की लड़ाई के संबंध में, यहां पर हो रहे जुल्म के संबंध में। और जैसा आपका खून खौलता था, हमारा खून भी खौलता था। जुल्म के खिलाफ यहां जो आवाज उठ रही थी वो हमारे कान में गूंजती थी, और यहां से उठी वो आवाज, उस पुकार ने हमें प्रेरित किया। और मैं जीवन में पहली बार गांव छोड़ करके दिल्ली में भारतीय जनसंघ के द्वारा बांग्लादेश की मान्यता के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रही बनने का मुझे सौभाग्य मिला था। मेरे जीवन की ये पहली राजनीतिक गतिविधि थी। उसके बाद भी कभी नहीं की, कई सालों तक नहीं की। मैं सामाजिक जीवन से जुड़ा था, और उस अर्थ में शायद ऊपर वाले की इच्छा होगी कि वो नाता आज नए रूप में आपके साथ मुझे जोड़ दिया, आपके साथ जोड़ दिया। दुनिया में समृद्ध देशों की गतिविधियों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन हम जैसे गरीब देश, उसकी गतिविधियों पर दुनिया की नजर बहुत कम जाती है। बांग्लादेश ने इस संघर्ष में से निकल करके विकास की यात्रा को आरंभ किया, और इतने कम समय में। और यहां पर राजनीतिक संकट बार बार आए हैं, उतार चढ़ाव बार बार आए हैं। सिर्फ मुक्ति योद्धाओं वाली उस लड़ाई के बाद भी कठिनाइयां रही है,
प्राकृतिक आपदाएं आए दिन बांग्लादेश में अपनी पहचान बनाती रहती है। इन संकटों के बावजूद भी बांग्लादेश ने कई क्षेत्रों में अप्रतिम काम किया है। लोगों का ध्यान यहां की गारमेंट इंडस्ट्री के विकास की तरफ तो जाता है और वे बधाई के पात्र हैं सारे। और मैं अभी चीन गया था तो वहां के एक रेडीमेड गारमेंट के एक सीईओ मुझे बता रहे थे कि मोदी जी आपका तो 125 करोड़ का देश है, आप कर क्या रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ भाई? अरे बोले तुम्हारे बगल में 17 करोड़ का देश आज दुनिया में नंबर 2 पे खड़ा है गारमेंट की दुनिया में। किसी को ये लगता होगा कि उस समय मोदी को क्या लगा होगा। मैं दिल से कहता हूं, मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और आनंद इस बात का था कि हम जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की रेखा में जीने वाले लोग हैं, वहां हमारा एक साथी, मेरा पड़ोसी, ये इतना बड़ा पराक्रम करें तो हमें आनंद आना बड़ा स्वाभाविक है। सूरज पहले यहां निकलता है, लेकिन बाद में किरणें हमारे यहां भी तो पहुंचती है। और इसलिए यहां जितना विकास होगा, जितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, वो रोशनी हम तक आने ही वाली है, ये मुझे पूरा भरोसा है। और इस अर्थ में मैं कहता हूं, आज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए, हमारे देश में कई राज्यों को बांग्लादेश से सीखने जैसा है कि उन्होंने जिस प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के संबंध में, न्यूट्रिशन के संबंध में, इवन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के संबंध में, ये बातें हैं जो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जब बांग्लादेश आता है ना, तो हमें इस बात का हमेशा गर्व होता है कि मेरे भी देश का कोई जवान था जिसने अपना रक्त दिया था इस बांग्लादेश के लिए। जिस बांग्लादेश के सपनों को मेरे देश के जवानों ने खून से सींचा हो, उस बांग्लादेश की तरक्की हम लोगों के लिए इससे बड़े कोई आनंद का विषय नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एकमात्र अपना गोल बनाया है, डेवलपमेंट, विकास। और लगातार 6% ग्रोथ, ये छोटी बात नहीं है। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। और इसके कारण जो बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूत नींव तैयार हो रही है, जो आने वाले दिनों में यहां के भविष्य को बनाने वाली है, ये मैं साफ साफ देख सकता हूं। भारत और बांग्लादेश दोनों एक विषय में बड़े भाग्यशाली हैं। भारत के पास भी 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, और बांग्लादेश के पास भी 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। ये जवानी से भरा हुआ देश है। उसके सपने भी जवान हैं। जिस देश के पास ऐसा सामर्थ्य हो और विकास को समर्पित नेतृत्व हो, कुछ कर गुजारने का उमंग हो, मैं विश्वास से कहता हूं, अब बांग्लादेश की विकास यात्रा कभी रुक नहीं सकती है, न रुक नहीं। आज वक्त बदल चुका है।
दुनिया बदल चुकी है। कोई एक कालखंड था जब विस्तारवाद देशों की शक्ति की पहचान माना जाता था। कौन कितना फैलता है, कौन कहां-कहां पहुंचता है, कौन कितना सितम और जुल्म कर सकता है, उसके आधार पर दुनिया की ताकतें नापी जाती थी। आज वक्त बदल चुका है। इस युग में, इस समय विस्तारवाद को कोई स्थान नहीं है। आज दुनिया को विकासवाद चाहिए, विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का युग है। और यही मूलभूत चिंतन है। बहुत कम लोग इस बात का मूल्यांकन कर पाए हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, क्या ये सिर्फ जमीन विवाद का समझौता हुआ है? अगर किसी को ये लगता है कि 2-4 किलोमीटर जमीन इधर गई और 2-4 किलोमीटर जमीन उधर गई, ये वो समझौता नहीं है। ये समझौता दिलों को जोड़ने वाला समझौता है। दुनिया में सारे युद्ध जमीन के लिए हुए हैं और ये एक देश है। बांग्लादेश भी गर्व करता है। मुझे आज आपके टूरिज्म मिनिस्टर मिले थे, वो कह रहे थे हम बुद्धिस्ट सर्किट शुरू करना चाहते हैं टूरिज्म के लिए। भारत भी, बुद्ध के बिना भारत अधूरा है और जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता है। और इसलिए दुनिया जमीन के लिए लड़ती हो, मरती हो, लेकिन हम दो देश हैं जो जमीन को ही हमारे संबंधों का सेतु बना करके खड़ा कर देते हैं। मैंने आज यहां एक अखबार में यहां के किसी राइटर ने लिखा था, मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन हेडलाइन पढ़ी। उन्होंने बांग्लादेश और भारत की जमीन की समझौते को बर्लिन की दीवार गिरने की घटना के साथ तुलना की है। मैं कहता हूं बहुत बड़ी सोच के साथ उन्होंने रखा है। यही घटना दुनिया के किसी पूरे भूभाग में होता तो विश्व में बड़ी चर्चा हो जाती, पता नहीं नोबेल प्राइज देने के लिए रास्ते खोले जाते। लेकिन गरीब होने के बाद भी अगर हम मिलके चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, अपने सपनों को संजोने के लिए कोशिश करते रहेंगे, दुनिया हमें स्वीकार करे या न करे, दुनिया को ये बात को मानना पड़ेगा कि यही लोग हैं जो अपने बलबूते पर दुनिया में अपना रास्ता खोजते हैं, रास्ता बनाते हैं, रास्ते पर चल पड़ते हैं। यहां के नौजवान के सपने हैं। वक्त बहुत बदल चुका है। आप किसी भी नौजवान को पूछिए, उसके एस्पिरेशन पूछिए। आज से 20 साल, 25 साल पहले हम जो सोचते थे, वो जवाब आज नहीं मिलेगा। वो कुछ और सोचता है। वो दुनिया को अपनी बाहों में कर लेना चाहता है। वो जगत के साथ जुड़ना चाहता है। वक्त बदल चुका है। ये हम लोगों का दायित्व है कि हमारी युवा पीढ़ी को विकास के लिए हम अवसर दें, शिक्षा के लिए अवसर दें, उन नई चीजों को प्राप्त करने के लिए अवसर दें। आज मैं जिस ढाका यूनिवर्सिटी में आया हूं और मुझे आपने निमंत्रित किया है, यही तो ढाका यूनिवर्सिटी है जिसने बांग्लादेश को ज्ञान से संवारा है, बुद्धि से संवारा है। व्यक्ति व्यक्ति में ज्ञान दीप जलाने का काम इस यूनिवर्सिटी ने किया है। बीते हुए कल तो हम इससे जुड़े थे। हमारे यहां भी जो लोग हैं वो यहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर आए थे। हर एक का नाम हम गर्व से कह सकते हैं। और उसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी, जैसे अभी वाइस चांसलर जी बताए थे, हम ओशनोग्राफी के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के काम करने वाले हैं। क्योंकि ब्लू इकोनॉमी ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस ब्लू इकोनॉमी पर हम कैसे मिलकर के बल दें। हमारी सामुद्रिक शक्ति, और हम सार्क देश में से 5 देश ऐसे हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं।
अगर हम समंदर से सटे हुए देश हैं, हम ब्लू इकोनॉमी को एक सामूहिक ताकत बनकर के काम करें, हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को विकास के लिए नए अवसर दे सकते हैं और हम उस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं। हम पिछले दिनों नेपाल में मिले थे, सार्क समिट था। उस समय एक विषय पर मैंने बहुत बल दिया था। हम एक प्रस्ताव पारित करना चाहते थे और प्रस्ताव था कनेक्टिविटी का। हम सार्क देश एक दूसरे से हमारी कनेक्टिविटी हो, ओपननेस हो, आना जाना सरल हो, उस पर कोई फैसले करना चाहते थे। खैर, हर कोई तो बांग्लादेश होता नहीं, हमारी गाड़ी पटरी पर नहीं चढ़ी। लेकिन अब पटरी पर नहीं चढ़ी तो हम इंतजार करके बैठे क्या? आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, जो काम हम सार्क में विधिवत रूप से नहीं कर पाए थे, लेकिन आज बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान 4 देशों ने अपना कनेक्टिविटी की प्रायोरिटी तय कर ली है। और ये हम मान के चले। सारे यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी जो बदलाव आया, उसके मूल में एक कारण ये है, इजी कनेक्टिविटी। सार्क देश भी इसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। सब चले या न चले, कुछ तो चल पड़े हैं। और इसलिए बांग्लादेश, भारत, हम कनेक्टिविटी के लिए कई चीजें आज निर्णय किया। रेल मार्ग हो, रोड मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, और अब तो निर्णय कर लिया समुद्री मार्ग का भी। वरना हमारा क्या हाल था? हिंदुस्तान में कुछ भेजना है तो वाया सिंगापुर भेजते थे। अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश आमने सामने, लो भाई ले जाओ, वो कहेगा ये ले जाओ। और इसलिए मैं कहता हूं, कितना बड़ा बदलाव आ रहा है, ये हम साफ देख सकते हैं। और ये बात निश्चित है, आज कोई भी देश कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, उसके पास धन बल हो, जनबल हो, शस्त्रास्त्रों का बल हो, तो भी आज वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट हो गई है। एक दूसरे के सहारे के बिना अब विश्व नहीं चल सकता है। और इसलिए भारत और बांग्लादेश ने इस भविष्य को पहचाना है, जाना है। भारत और बांग्लादेश का विजन साफ है और इसलिए हमने 22 जो निर्णय किए हैं, ये 22 निर्णय नंबर की दृष्टि से संतोष हो इतनी से बात नहीं है। एक से बढ़कर के एक सारे निर्णय आने वाले भविष्य का बदलाव करने के लिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाले हैं। ये मैं आज विश्वास से कह करके जाता हूं और मैं इसके लिए बांग्लादेश के दीर्घदृष्टा नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैसले कर पाए। आज अगर हम सैटेलाइट के द्वारा फोटो लें तो आप देखेंगे ये सार्क के ही देश ऐसे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां अभी भी अंधेरा नजर आता है। क्या हमारे यहां उजाला नहीं होना चाहिए? क्या हमारे यहां गरीब के घर में भी बिजली का दिया जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? और अगर ये चलना है तो बिजली चाहिए, और बिजली प्राप्त होना हम अगर मिलकर के काम करें, नेपाल हो, भूटान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, मैं नहीं मानता हूं कि फिर कभी इस इलाके में अंधेरा रह सकता है। और साथ साथ जब मैं कहता हूं, जब हमने त्रिपुरा में पलटन में बिजली का कारखाना लगाया, अब वो बिजली कारखाने के बड़े बड़े यंत्र ले जाने थे, बांग्लादेश की मदद नहीं मिलती तो हम वहां नहीं ले जा सकते थे। बांग्लादेश ने हमें मदद की, समुद्री मार्ग से हमें जाने दिया और आज वहां बिजली का कारखाना पलटन में शुरू हो गया और 100 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को आना शुरू हो गया।
500 मेगावाट बिजली देने का हमने वादा किया था और कल हमने तय किया है 1000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को। हम दोनों देश एक प्रकार से भाग्यशाली हैं और हम पर तपते सूरज की बड़ी कृपा है। अब तक तो वो परेशानी का कारण था, लेकिन वही सूरज अब शक्ति का कारण बन गया है। सोलार एनर्जी हमारी बहुत बड़ी बदौलत हो सकती है। भारत और बांग्लादेश दोनों सोलार एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहते हैं और दुनिया जो क्लाइमेट चेंज के लिए चर्चा करती रहती है, हम धरती पर उसका जवाब ढूंढते हैं और जवाब पाकर के रहेंगे। हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां का जो टैलेंट है, भारत के पास जो शक्ति है, भारत के पास जो टैलेंट है, इसे जोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री जी कह रही थी कि हम स्पेस में अब जाना चाहते हैं, हम बंगबंधु 1 सैटेलाइट की ओर जाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ऐसे मजाक में कहा कि बंगबंधु हमारे बिना कैसे हो सकते हैं। बंगबंधु के साथ भारत बंधु भी तो बंधु ही रहेगा। और मैंने कहा हम आपके स्पेस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत ने स्पेस की दुनिया में अपनी एक ताकत परिचय करवा दिया है दुनिया को। हमारी वो शक्ति है, वो बांग्लादेश के काम आनी चाहिए। मैंने कल सामने से ऑफर किया है और मैंने सार्क देशों को कहा था, हम एक सार्क सैटेलाइट छोड़ेंगे। 2016 तक हम सफलतापूर्वक उस काम को पूरा करना चाहते हैं। उन सार्क सैटेलाइट के द्वारा इन सार्क देशों को, यहां के किसानों को वेदर के संबंध में जानकारी मिले, कोई सामुद्रिक तूफान की संभावना हो, कोई हवा तेज चलने वाली हो, साइक्लोन आने वाला हो तो उसका पूर्वानुमान हो, शिक्षा के लिए काम आए, हेल्थ के लिए काम आए। ये सार्क सैटेलाइट भारत सार्क देशों के लिए, मतलब कि बांग्लादेश के लिए आने वाले दिनों में लाने वाला है। यानी विकास की हमारी जो कल्पना, हम जिस रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं हम पास भी हैं, साथ भी हैं। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, गांव, उनके कल्याण के लिए सरकार की सारी योजनाएं चलें, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प को पूर्ण करने में एक नई शक्ति का संचार होगा। इस श्रद्धा और आस्था के साथ मैं दीनदयाल धाम में आया हूं।